इस नवंबर जयपुर बनेगा विचारों का महासंगम। जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट 2025 में आपसे रूबरू होंगे शहजाद पूनावाला, श्वेता त्रिपाठी, विनोद स्ट्रिंग्स, आनंद नरसिम्हन, शांतनु गुप्ता और रमणीक मान। 3 दिन गहन चर्चा, सशक्त विचार और भारत के भविष्य की दिशा। 7, 8, 9 नवंबर, होटल क्लार्क्स आमेर, जयपुर। जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट 2025, जहां भारत की नई कहानी लिखी जाएगी। नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आप सभी का स्वागत करते हुए आज आपको मैं बताना चाहता हूं, हमारे साथ कर्नल अजय रैना जी जुड़ गए हैं और अजय रैना जी आज बिल्कुल ठीक बॉर्डर पे बैठे हुए जी। आई होप आई एम नॉट डिस्क्लोजिंग योर लोकेशन। नहीं सर, डजंट मैटर। हम बॉर्डर ही है सर, हमें को फर्क नहीं पड़ता। अब मैंने सुना कि साहब की बॉर्डर के अक्रॉस भी वो आपके पास आने वाला है, वो मीरपुर कोटली सब आपके पास आने वाला है। वो वहाँ कह रहे हैं कि साहब कि हमको इंडिया में मिलना है, लेकिन आप जो है वो मीरपुरियों से खफा रहते हैं, मुझे बताया गया। आपकी एनओसी के बगैर होगा नहीं। सर नमस्कार आपको, दर्शकों को। सर प्रॉब्लम यह है कि आप जो पीओजे से जो भी प्रोटेस्ट हो रहे थे उसके अगर आप स्टेटमेंट ध्यान से सुने तो वो कहते हैं हमें जम्मू एंड कश्मीर में रीयूनाइट होना है। भारत के साथ उनका कोई लेना देना, कोई लगाव कुछ भी नहीं है। दे आर रेफरिंग टू वो दिन जब महाराजा साहब थे और महाराजा के साहब के टाइम पे बड़ी अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन थी, करप्शन नहीं थी, क्राइम नहीं था, तो उनके जो बुजुर्ग उनको बता के गए, नाउ दे आर ड्रीमिंग ऑफ दोज डेज, गेटिंग नॉस्टैल्जिक। उस इलाके उस टाइम को उन्होंने देखा नहीं है। प्लस उनके जो कुछ बयान आए इस प्रोटेस्ट में, उसने हमें हिंदुओं को काफिरों, काफिर देश, हिंदुस्तान, ये सब बोला है। तो वो कीड़ा उनमें अभी है सर, और जब तक इस कीड़े का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता तो इस लैंड को लेके अपने लिए और मुसीबत खड़ा करने का मैं शुरू से ही इसके अगेंस्ट हूँ। गिलगित बल्तिस्तान के बारे में बात कर चुके हैं, वहाँ कुछ और कॉस्ट बेनिफिट रेशोज आर डिफरेंट, यहाँ पे नहीं सर, अभी नहीं। और कई लोग ये कह रहे हैं कि हम सारी पॉपुलेशन को खदेड़ देंगे और कब्जा कर लेंगे, दैट इज ह्यूमनली इम्पॉसिबल। तो मैं तो कहता हूँ सर, पहले अपने को कंसोलिडेट कर लें, अपने अंदर के रावण को पहले। और वैसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि जी, हमने इसको थोड़ा बहुत तो डिस्कस किया हुआ है पहले भी, जी। लेकिन इसकी क्या कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है? इसको लेके हमें क्या रिसोर्सेस मिल जाएंगे, ऐसी क्या चीज़ मिल जाएगी? गिलगित बाल्तिस्तान का तो हमें पता है कि गिलगित बाल्तिस्तान की तो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस भी है। स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस के अलावा रिसोर्सेज भी हैं। लोग वहाँ के इतने मिलिटेंट नहीं हैं। वो जनरली वहाँ पे आपके शिया हैं, हु आर नॉट बेसिकली। वैसे तो जब अपने इकोसिस्टम में होते हैं तो दे आर इक्वली बैड, बट बिकॉज दे आर सराउंडेड बाय सुन्नीस फ्रॉम ऑल साइड, तो यहाँ वाले जो शिया हैं वो थोड़े से ठंडे रहते हैं। जैसे हमें ये तुर्तुक वगैरह में इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो गिलगित बाल्तिस्तान में वो प्रॉब्लम भी नहीं है, यानी जो वहाँ का जो स्टॉक है, ह्यूमन स्टॉक, उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है, डायरेक्ट हमको एक बॉर्डर मिलता है सेंट्रल एशिया से, तो ये सारी चीज़ें हैं, तो उसकी एडवांटेज है। ये मीरपुर कोटली मुजफ्फराबाद इलाका है, इसमें क्या एडवांटेज है? शारदा पीठ के अलावा मुझे तो और कोई दिखता नहीं। और शारदा पीठ भी काफी ऊपर है सर, वहां तो स्पार्सली पॉपुलेटेड, वो जो थिथवाल के ऊपर का इलाका है सर, उसमें तो पॉपुलेशन डेंसिटी काफी लो है। मुजफ्फराबाद से नीचे आने के बाद देन यू गेट इनटू पॉपुलेटेड एरियाज, जिनके नाम बता रहे हैं, बाग है, रावला कोट है, पलंदरी है, कोटली है, मुजफ्फराबाद इटसेल्फ, कोहाला है। तो ये जो जगह हैं सर, रिसोर्स वाइज देयर इज नो इन्फॉर्मेशन कि इनके कोई मिनरल्स हैं या रेयर अर्थ का रिवाज चल रहा है, ऐसा वाला कोई डिस्कवरी यहाँ आज तक हुई नहीं। सड़कों की यहाँ रेशो ये है सर, इट इज 0.7 किलोमीटर्स पर स्क्वायर किलोमीटर, विच इज ओके हाफ ऑफ। इसको जरा कश्मीर वैली से कंपेयर करें।
सर कश्मीर का पाकिस्तान से कंपेयर करते हैं ना पहले, अच्छा पाकिस्तान का इज 1.6 पर स्क्वायर किलोमीटर। तो हम्म पाकिस्तान की रोड कम्युनिकेशन जो कि इंडिया को की मैच ही नहीं करती, अदर देन दोस बिग हाईवेज व्हिच फॉरेनर्स मेड फॉर देम, तो उससे भी आधी है। कॉलेजेस के नाम पे कुछ नहीं, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज के नाम पे कुछ नहीं, यूनिवर्सिटीज के नाम पे कुछ नहीं। तो ये तो इस ऑल लाइबिलिटी, और अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज्यादा है कि जो नीचे वाला पीओजेके है उसके इस 4 मिलियन लोगों में से 21 लाख लोग पीओजेके के बाहर रहते हैं, वो मजदूरी करते हैं सर। 4 तो बिलियन मतलब 40 लाख में से 21 लाख। 21 लाख पीओजेके के बाहर रहते हैं, एंड बाहर मतलब पाकिस्तान एंड वेस्ट एशिया। इराक में जब आग लगी हुई थी सर, उस टाइम भी पाकिस्तानी वहां पे मजदूरी करते थे, बिकॉज दे हैव नो ऑप्शन। पाकिस्तान बड़ा सिंपल ट्रेंड है सर, जो पाकिस्तानी पंजाबी है ना सर, वो बाहर भीख मांगने जाते हैं, सऊदी में मक्का मदीना के उधर जाके भीख मांगते हैं। ये जो पीओजेके वाले हैं और बाकी है ना, ये मजदूरी करते हैं, ये फर्क है। तो पाकिस्तानी पंजाबी तो खैर उनसे कोई मुकाबला कोई कर ही नहीं सकता ना बेशर्मी में। तो आई डोंट सी एनी बेनिफिट सर। जो पानी का जो रिजर्वायर भाई मंगला में है, उसका कंट्रोल तो हमारे पास है पीछे। वहां कितना पानी जाना है वो तो हमारे हाथ में है। जब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा, जैसे हम पानी के लिए वो हम पे डिपेंडेंट है, हम उन पे डिपेंडेंट नहीं है। साइकोलॉजिकली पॉपुलेशन इज हार्डन्ड। सारे टेररिस्ट कैंप्स पीओजेके के अंदर लगे, वहीं से लोग आते कि उनकी जो बच्चों ने देखी कि पावर ऑफ गन, या से जवानों की गर्दनें काट के वहां पे डिस्प्ले पे लगाते थे, तो आई डोंट नो अपने आप आ जाए, फिर इसको क्वारंटाइन करके कुछ स्टेटस दे के एक सेमी ऑटोनमस बना के अपना बॉर्डर सिक्योर करके करें। बट मैं इसके बिल्कुल पक्ष में नहीं हूँ कि मौजूदा हालत में अगर आज पीओजे को ले लें और अपने साथ शामिल कर लें, और जो बची खुची डेमोग्राफी की ऐसी की तैसी कर दे जम्मू में, तो इट विल बी, बिकॉज इसका पूरा इम्पैक्ट जम्मू पे आएगा, कश्मीर पे नहीं आएगा। इट विल कम ऑन जम्मू। तो आगे आपको पता है यहाँ कितने इश्यूज हैं। तो मैं तो इसके पक्ष में नहीं हूँ सर। ये जो हम घर वापसी करवा लेंगे, हम ये कर लेंगे, हमारे अपने भारत के अंदर तो घर वापसी करा लो पहले, यहाँ तो उल्टे एक्स मुस्लिम रीजॉइन करके। तो कई चीज़ें फैंसी लगती हैं सुनने में सर। हमें अपने को अपने कंसोलिडेट करना चाहिए सर, रादर देन लुकिंग एट गिलगित बल्तिस्तान। आई एम विद यू सर, जो आप कह रहे हैं मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। और उसमें एक और मजे की बात यह है कि गिलगित बल्तिस्तान की एक्चुअल पॉपुलेशन, जो रियल पॉपुलेशन है ओरिजिनल, वो 80% के लगभग शिया है। पाकिस्तानियों ने उसको नॉर्दर्न एरियाज डिक्लेयर करके पीओजेके से अलग किया और सुन्नीज वहां पे बसाए। उन सबके लैंड रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं। तो एक्चुअली अगर कल वो इलाका हमारे पास आता है और सरकार डंडा चलाती है, तो उन लोगों को वहां से पैकअप करके भगाया जा सकता है, बिकॉज जो स्पेशल स्टेटस 370 में जम्मू कश्मीर में था, वही स्टेटस पीओजेके में भी है। लोअर पीओजेके में कोई बाहर का आदमी आके जमीन नहीं खरीद सकता। वहां सेम सिमिलर जो यहाँ पे था 370, तो उससे बचने के लिए उसको अलग किया था 1949 अप्रैल में पीओजेके से काट के नॉर्दर्न एरियाज कर दिया उसको। और वहां पर उन्होंने खुले फिर पूरे सुन्नी पॉपुलेशन बचाई। इसमें तो 45-55 की रेशियो है सर। इस टाइम शियाज आर अबाउट 55% नाउ। तो वो वैसे उसको जो हम उनकी ले सुन्नी लिया। पॉपुलेशन है वो मोस्टली चिलास रीजन में बताई जाती है। हाँ बट नहीं सर, गिलगित का पूरा ट्रेड सुन्नीस के पास है सर। गिलगित प्रॉपर जो गिलगित शहर है, वहाँ जितने ठेकेदार हैं, जितनी टैक्सी यूनियन है, ट्रांसपोर्टर्स हैं, और तो और सर गिलगित, सिंस गिलगित नीड्स इनर लाइन परमिट, तो उसकी जो पेमेंट करनी पड़ती है एज ए फॉरनर और एज ए पाकिस्तानी, इफ यू वांट टू गो देयर, उसकी पेमेंट इस्लामाबाद में होती है। तो गिलगित वालों को तो वो पैसे मिलते ही नहीं। इसलिए आपको याद होगा पिछले साल उन्होंने प्रोटेस्ट किया था कंजरेव पास के ऊपर कि चाइनीज वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का हमें कुछ मिलता नहीं, हमको यहाँ से गाड़ियाँ आने दें। तो बड़े इश्यूज हैं सर वहाँ पे। वहाँ डिसग्रंटलमेंट भी बहुत ज़्यादा है, और लाइक यू सेड कि वहाँ की पॉपुलेशन का और वो पॉपुलेशन कनेक्टेड है हमारे तुर्तुक, नुब्रा वैली और कारगिल के शिया जो है हमारी लेकिन कम्युनिटीज हैं उनका। बाल्टिस्तान तो लगभग 100% शेयर। बल्तिस्तान इज मोस्ट ऑफ इट शिया। गिलगित बदल गया सर, गिलगित इज नाउ पावर सेंटर। तो गिलगित है ना सर, गिलगित बल्तिस्तान का एक्चुअल जिसको जो उसका जो भी उसकी पावर है वो गिलगित के अंदर है। बल्तिस्तान तो बेचारे इट्स लाइक जम्मू बल्तिस्तान, गिलगित इज लाइक कश्मीर। हाँ एंड तो हम फिर कॉल दे सकते हैं कि साहब कि ये जितने भी हैं इनको सबको बाहर करो, और आपके पास रिकॉर्ड है। यूएन रेजोल्यूशन नंबर 46 इम्प्लीमेंट करो, सारे बाहर करो। तो दैट्स व्हाई इट्स बेटर टू गो दैट साइड रादर देन। और यहाँ पे पहाड़ों में लड़ना सर, अगर आपको शॉर्ट वॉर लड़नी है और एक्चुअली अटैक करके लड़ना है, जितना मेहनत आपको यहाँ पे एक पहाड़ी लेने में लगेगी पीओजेके में, उतने में आप लाहौर क्रॉस कर जाओगे नीचे।
तो व्हाई शुड यू बैंग योर हेड दीवार के आगे सिर क्यों मारे? नॉट वर्थ इट सर। ओके, अच्छा ये पाकिस्तान क्या खेल खेल रहा है अभी? अब उसने लेटेस्ट जो है वो अमेरिका से कहा कि साहब ये जो पासनी है ओरमरा और ग्वादर के बीच में बलूचिस्तान में, साहब ये आप ले लो प्लीज, हम आपको ऑफर करते हैं। अमेरिकन ने अभी ना तो मांगा था और ना इसके लिए हाँ करी है जी। और उसके लेके सुना चाइना बहुत नाराज है। तो ये क्या गेम खेलना चाह रहे हैं अभी? मुझे लग रहा है आसिम मुनीर जो है वो पूरी तरह से अपने आप को ट्रम्प का फेथफुल प्रूव कर देना चाहता है और उसको लगता है अब चाइना से कोई भी मतलब नहीं रहा। सर एक मूवी आई थी, आपकी याददाश्त बहुत अच्छी है, मेरे से तो हमसे गुना अच्छी है। उसमें गाना था हम तेरे बिना भी नहीं जी सकते। हम एक हीरोइन होती है, उसके दो लवर्स होते हैं, उसमें गाना है एक्चुअली वो दोनों खड़े हैं और आई थिंक रीना रॉय थी, वो गा रही है कि हम तेरे बिना भी नहीं जी सकते, तेरे बिना भी नहीं जी सकते, दोनों को बोल रही है। तो पाकिस्तान जिसको कहते हैं ना डबल टाइम कर रहा है, बट इसमें एक कैच ये है सर, वो जो आपने कहा उसमें उसको $1.2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी अमेरिका को। अमेरिका के फाइनेंशियल हालात तो खैर धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। अब मजा क्या है सर, इसको आप स्टेटमेंट देखिए, लास्ट मंथ आई थिंक 25 के आसपास शहबाज शरीफ ने अपने मिनिस्टर्स कैबिनेट और बाकी मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस ली थी, मीटिंग ली थी। उसमें उसने कहा था कि चीन से फायदा उठाने का ये हमारा लास्ट चांस है। चीन ने ना सर फेज 2 का $8 बिलियन का जो उसका पार्ट है उसको दे आर एग्जीक्यूटिंग इट। और उन्होंने कंप्लेन की शहबाज शरीफ को कि जो तुम्हारे ऑफिशियल्स हैं वो कॉपरेट नहीं कर रहे। तो इसने अपने मंत्रियों को बोल के बोला कि कल को हिस्ट्री जब पीछे मुड़ के देखेगी तो ये पता चलेगा कि हमारे पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी चाइना से लास्ट फायदा उठाने की और हम नहीं उठा पाए। तो इसमें मुझे कोई डिले नहीं चाहिए, ये है वो है। प्रॉब्लम ये है सर, उस $8 बिलियन की डील में मिनरल्स उसमें बहुत बड़ा कंपोनेंट है चाइनीज, जो कि उनको बलूचिस्तान से माइन करना है। तो वहां पे इन्होंने जो इनको यहाँ पे बुला लिया कि आप $1.2 बिलियन लगाओ और यहाँ अपना पोर्ट वोट फिट करो। तो अगर आप देखा जाए तो ये भी सोचने वाली बात है सर कि ना तो यूएस बेवकूफ़ है ना चाइना बेवकूफ़ है। इक्विपमेंट इनका 80% से ज़्यादा फाइटिंग इक्विपमेंट चाइना से आ रहा है और अदरवाइज पाकिस्तानी जनरल्स की लॉयल्टी जो है वो अमेरिका की तरफ है, उनके बच्चे वहाँ सेटल्ड हैं, उनके सब कुछ वहाँ से आता है। तो इसको अगर गहराई से देखो तो ये कैसे कर पा रहा है सर, हाउ इज इट मैन, ये दो डबल अफेयर कैसे मैनेज कर पा रहा है कि आज की डेट में सुपरफिशियली ऐसे लगता है कि चाइना को जो सर्व कर रहा है और जो ये अमेरिका को ऑफर कर रहा है, सर्व कर रहा है, उसमें ना थोड़ा सा क्लैश नहीं है आज की डेट में। आई टेल यू व्हाई सर। अभी की डेट में जो कि ज्यादा चलेगा नहीं। अभी चाइना वाज लुकिंग फॉर रूट टू वार्म वाटर, सो गर्म पानी खाड़ी में पहुंचना था। अमेरिका का फोकस रेयर मिनरल्स के ऊपर है और जो खनिज पदार्थ हैं, जैसे मैंने कहा CPEC 1 एंड CPEC 2 का एक काफी बड़ा कंपोनेंट माइनिंग में भी है, चाइना की कमिटमेंट है, लेकिन चाइनीज ने माइनिंग कर नहीं पाए बिकॉज उनको BLA ने ठोका। तो आज की डेट में चाइनीज की माइनिंग में इच्छा तो है लेकिन वो कर नहीं पा रहे सर। इसलिए आपको याद होगा चाइनीज ने बोला था मैं अपना CPEC का एक टांग जो है ऊपर से लेके हम काबुल जाएंगे, और फिर इट वॉज अंडरस्टूड कि काबुल जाएंगे तो फिर वहां से ईरान से लिंक होगा। अमेरिका जो कर रहा है वो उसका उसका फोकस है कि पहले बगराम का नाम लेने से पहले बड़ा सिंपल था कि अमेरिका अपने खनिज पदार्थ निकालेगा, ईरान को तंग करेगा और अपना काम चलता रहेगा। इधर जो चाइना है वो अपना ये रोड CPEC बनाएगा, ग्वादर में अपना अड्डा बना के रखेगा और अपना जो ट्रेड जो भी पॉसिबल है, जिसके बारे में आपने काफ़ी एप्रीहेंशंस ऑलरेडी एक्सप्रेस किए हैं कि तेल तो जा ही नहीं सकता, वट एवर इट इज़। तो वो दो अलग लग रहे थे कि दो ऐसे पहलू हैं जिसमें क्लैश नहीं है। लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है आप देखिए, जैसे इसने बगराम का मुंह खोला ट्रंप ने, तो जो इनका CPEC का आइडिया था चाइना का अफगानिस्तान लेके जाने का, उसमें सीधा क्लैश नजर आ रहा है। जिस दिन ईरान को की प्रॉब्लम है, पाकिस्तान ने अपने एयर बेसिस दिए US को और ईरान चाइना का दोस्त है, तो वहां पे क्लैश नजर आ रहा है। तो जब हम यूक्रेन में, वेस्ट एशिया में, म्यांमार में, ताइवान में ढूंढते हैं फ्लैश पॉइंट्स फ्यूचर के, ऐसा ना हो कि यहाँ पे एक फ्लैश पॉइंट हो जाए। क्योंकि जैसे आपने पूछा और बोला कि ये जो मोहब्बत की कहानी डब्लू वाली चलेगी नहीं सर। चाइना को क्लियरली लग रहा है कि ये जो हरकतें कर रहा है, जो गोद में बैठ के दोनों जाके उसके साथ ट्रंप की गोद में बैठा मुनीर और शाहबाज बाद में गया, प्लस ईरान के प्रति उन्होंने एटीट्यूड रखा कोवर्टली, वो दोनों चाइनीज इंटरेस्ट को हर्ट करता है। और अगर बगराम में अमेरिका ने आना है सर, उसको पाकिस्तान को यूज करना ही करना है, चाहे एयर स्पेस हो, रोड स्पेस हो,
उनके लिंक्स हों तालिबान के कुछ फैक्शन के साथ, वो भी चाइना को हर्ट करता है। तो ये तो फिर एक आने वाले बवाल की एक तैयारी हो रही है सर। आज मैनेज कर रहे हैं सर कि तुम उधर सीपैक बना ले, वो कर ले। अगर आप उनको पाशनी में बेच देते हो सर, तो अगर आप मैप के देखें कि जो रूट सीपैक ले रहा है और जो इनका इरादा है कि बलूचिस्तान की मिनरल बेल्ट के अंदर ये कनेक्टिविटी करेंगे, तो वो तो पहले बीच में क्रिस क्रॉस हो जाएगा रूट आपस में। तो दो सुपर पावर्स इतनी क्लोज आपस में, और अमेरिका को बेस देना वो हमारे लिए भी बिल्कुल अच्छी बात नहीं है सर। हाँ, एक टाइम था जब अमेरिका के साथ रिलेशन था, हम कहते थे ग्वादर से इनको चाइनीज को निकाल दिया जाए और अमेरिका वहाँ बैठ जाए तो ठीक है। लेकिन चाइना, अमेरिका और फिर इंडिया, पाकिस्तान की नेवी तो काउंटेबल ही नहीं है। 3 बड़ी पावर्स की नेवीज विद इन स्ट्राइकिंग डिस्टेंस एक दूसरे के साथ। तो ये एक जिसको कहते हैं ना, एक स्लीपिंग वॉल्केनो है जो किसी टाइम भी फट सकता है, क्योंकि हम कुछ करें ना करें सर, ये बाज तो आएंगे नहीं। तो एक डेंजरस टाइट रोप वॉक कर रहा है पाकिस्तान। मजबूरी ये है उसकी सर कि इक्विपमेंट ले लिया चाइना से, वो उसकी डिपेंडेंसी खत्म हो नहीं सकती। प्यार मोहब्बत आपको अमेरिका के साथ है बिकॉज डॉलर्स वहां से आते हैं। तो अब कब तक ये खेल चलेगा सर, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से। अभी ये भी खबर आ रही है कि जो अमेरिका में लॉबिस्ट हैं पाकिस्तान के, वो कह रहे हैं कि इमरान खान को बाहर निकालो, जो ट्रंप पहले मान चुका था इनिशियली, आई बिलीव। जब ये हमारे बांग्लादेश में हिंदुओं का स्टेटमेंट दे रहा था, दिवाली पे स्टेटमेंट दिए थे ट्रंप ने इलेक्शन से पहले, तो पाकिस्तान के लॉबिस्ट जो इमरान खान की पार्टी ने हायर किए हुए थे, उनको बड़ा यकीन था कि ट्रंप आते ही इसको बाहर निकालेगा, इमरान खान को जेल से। वो हुआ नहीं। तो अभी 10 तारीख को ऑपरेशन जमरूद पीटीए लॉन्च कर रही है पाकिस्तान में कि इसको करो। तो अंदर आप अनस्टेबल हो सर। इकोनॉमी आपकी किधर जा रही है किसी को नहीं पता। देश बेच रहे हैं, देश बेचने में इस टाइम यूएसए जो है चाइना से ज़्यादा बेटर बिडर है, हायर बिडर है सर। सीधा सीधा उनको प्रॉफिट करता है। तो पाकिस्तानी अपने औकात पे आ गए सर, पर ये ज़्यादा चलेगा नहीं सर। तो एक फ्लैश पॉइंट जो कि यहाँ नहीं लग रहा था कि पाकिस्तान का बेड़ा गर्क तो होगा, पर किसी ने सोचा नहीं था कि चाइना और अमेरिका पाकिस्तान अफगानिस्तान एरिया के बीच में आपस में टकराएंगे। क्योंकि अगर बगराम में पहुंच जाता है तो चाइनीज विल फील वेरी अनकंफर्टेबल अबाउट अमेरिकन प्रेजेंस। तो ये पाकिस्तान का तो बेड़ा गर्क होना ही है सर। ये ना हो कि हमारे बगल में आग बहुत पास आ गई। जब तक वेस्ट एशिया में थी, ताइवान में थी, तो चलो थोड़ा सेक लगने का चांस कम था। तो ये हमें अनकंफर्टेबल करेगा एट सम पॉइंट। मैं देख रहा था चर्चा काफ़ी इसमें हो रही है सर चाइना और इसको लेके, आपके अमेरिका को लेके, आपके पाकिस्तान मीडिया में। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आई, मैंने देखी, कुछ लोग ये कह रहे थे कि साहब कि अगर अब ऑपरेशन सिंदूर 2.0 हो गया तो चाइना हमारी मदद नहीं करेगा। बिल्कुल। वो इसलिए कह और रहे हैं सर कि वैसे इसको अगर देखा जाए तो जितने सर, भी इनके जो डिस्ट्रक्शन हुआ था, खासतौर से एयर डिफेंसेस का, वो कुछ भी अभी तक रिप्लेस नहीं हुआ है। जबकि ये शुरू में तो कह रहे थे बड़ी तेजी से कि बस अब तो JF-35 आने वाला है और पता नहीं क्या क्या होने वाला है, और उस HQ-9 की जगह HQ-19 ले लेंगे हम, HQ-16 की जगह। ये सारी बातें हो रही थी, लेकिन आया कुछ भी नहीं है। एक नए पैसे का सामान नहीं आया। सर जो वो कुछ भी आएगा आया है भी वो नहीं। अमेरिका से आया है, हाँ, जो नूर खान को बनाने में ये यूज कर रहे हैं। यस, चाइना से नहीं आएगा सर। बिकॉज जब चाइना ने हमारे साथ हाथ मिलाया हम्म, तो J-35 पहली कैजुअलिटीज J-35 हुई। उनके फॉरेन मिनिस्टर ने बोला कि हमने J-35 की कोई कमिटमेंट नहीं की है, खत्म। उधर से जो अमेरिका ने $500, अभी जो खबर आ रही है कि अमेरिकन ने आके राइट फ्रॉम एंड में अभी तक वो अपना पूरा इक्विपमेंट जो जो रिपेयर हो सकता है उसको रिपेयर किया। $500 मिलियन लगाए हैं अमेरिका ने। और उसमें उन्होंने ये शर्त रखी कि चाइनीज इंजीनियर्स और चाइनीज इक्विपमेंट रिपेयर करने वाले हमारे आसपास नहीं आने चाहिए। बिकॉज F-16 काफ़ी डैमेज हुए हैं, इनकी रडार्स बड़ी डैमेज हुए हैं, इनका कम्युनिकेशन, नूर खान वाला कम्युनिकेशन सेंटर हुआ। तो आई बिलीव, कल मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि यूएस ने अपना $500 मिलियन की रिपेयर वाला काम पूरा कर दिया है। जो भी इनका बचा कुचा, इंक्लूडिंग दैट अवैक्स एयरक्राफ्ट जो स्वीडिश था, उसको यूएस ने रिपेयर कर दिया है। और चाइनीज़ को उन्होंने पास फटकने नहीं दिया। और आई डोंट थिंक कि चाइनीज़ आर एक्चुअली इंटरेस्टेड। अगर और जब अगर हमसे हाथ मिलाना है सर, तो जितना ओवरटली चाइना ने पिछली बार सामने आके अपनी इंटेलिजेंस, और तो और खबरें ये आ रही थी कि कुछ जहाज उनके पायलट्स भी चाइनीज थे। तो वो आई डोंट सी हैपनिंग सर। और ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी खबर है, मतलब इट्स अ गुड डेवलपमेंट। हालांकि टेम्पररी है बट ठीक है। हम्म।
और अमेरिका नहीं वो जो क्योंकि एक जो भी ब्रीफ रेजिस्टेंस था पाकिस्तान का, उसमें जो चाइना की जो रियल टाइम इंटेलिजेंस शेयरिंग थी वो भी थी। बड़ी इंपॉर्टेंट थी एक्चुअली। वो जो पहले दिन जो इन्होंने कहा कि हमने ये कर दिया, रिफाइल करा दिए, उसमें जो भी कुछ जो हम पे जो रिएक्शन आया वो इट वाज ऑल चाइनीज इंटेलिजेंस बेस्ड और सैटेलाइट बेस्ड। और अगर आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान होगा, कुछ दिन पहले हमारे इंडिया ने भी अपना जो एंटी सैटेलाइट का जो हमारा प्रोग्राम हमने टेस्ट करके देखा हुआ ऑलरेडी, उसको उसकी बातें होनी शुरू हो गई थी। तो वो भी एक स्टेटमेंट था कि ठीक है अभी आपको अंतरिक्ष में निपटेंगे, बट चाइना नहीं करेगा सर। बिकॉज अगर हमारी और चाइना की दोस्ती आइसोलेशन में होती तो शायद हम सोचते कि हमसे भी दोस्ती करेगा और इनकी मदद करेगा। चाइना की हमसे दोस्ती जो हुई वो तो एक पार्ट है, चाइना की जो अमेरिका के साथ पाकिस्तान के अंदर गेम खेली जा रही है उसे वो बहुत रुष्ट है। तो मुझे कल ही बात हो रही थी तो मैं बड़ा क्लियरली बोला कि देखो, युद्ध में या लड़ाई में जाने से पहले आपके पास इनिशिएटिव आपके हाथ में होना चाहिए। पहली बार भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में इनिशिएटिव अपने हाथ लिया। हमेशा पाकिस्तान ने हमें अटैक किया और हमने जवाब दिया। इस बार ऐसा हुआ कि हमने पहलगाम का इंसिडेंट की तरह बहुत इंसिडेंट पहले भी हुए हैं, ज़्यादा लोग मारे गए हैं यहाँ पे, तो उसको आप एक ट्रिगर माने। लेकिन लड़ाई जो हमने शुरू की पहली बार, आज तक हिस्ट्री में से हुआ नहीं था। लेकिन उसके बाद अभी क्या है सर, आज अगर आप एक थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं हमारे डिफेंस थ्रेट एनालिसिस का, तो चाइना अगर गेम से बाहर हो जाता है इवन 4 5 6 साल, जिसके हम सब सहमत हैं कि टेम्पररी है, ये परमानेंट पीस नहीं है, तो फिर बचा क्या हमारे पास? पाकिस्तान को किस दिन चेपना है वो हमारी मर्जी है। इसलिए जितने वो पैक्ट कर रहा है सर, कतर के साथ कर रहा है, यूएसए के साथ कर रहा है, जो भी करी जाए। तो मैंने भी ऑफ लेट एक नया सेइंग मजाक में डेवलप की है कि अमेरिका हो, कतर हो, सऊदीज हो, इट्स लाइक कि वो पाकिस्तान को एक खुंटे की तरह देख रहे हैं, अपनी भैंस लेके बांध रहे आ रहे हैं, और हम जिस दिन चाहें उस खुंटे को उखाड़ देंगे तो वो उनकी भैंस और रस्सी उनके हाथ में रहेगी, बांधने के लिए खुंटा मिलेगा नहीं। पाकिस्तान रहेगा तो बाकी चीज आगे होगी ना। तो वो इनिशिएटिव हमारे पास है सर। बांग्लादेश को आई थिंक उसके साथ ही चेपा जाएगा। लेकिन जहाँ पे हम बैकफुट पे हैं सर, वो है हमारा इंटरनल जो हालात हैं अंदर के, जहाँ रोज कोई ना कोई शगुफा आ रहा है। और अभी सीएए वाले और अमेरिकन जैसे पकड़े जा रहे हैं, तो इससे ज़्यादा क्लियर सिग्नल कोई नहीं है कि जो हमारे जो लोग जिनको डॉलर बहुत प्यारे हैं, वो एक थ्रेट मुझे नज़र आती है जहाँ पे हमारे पास इनिशिएटिव नहीं है सर। हम उसमें अभी भी रिएक्टिव हैं। हालांकि सरकार बहुत काम कर रही है सर, कहने को तो देखो तो वो एक टाइम आया था रेलवे के एक्सीडेंट होने शुरू हो गए थे सर, एकदम बंद हो गए, तो किसी ने काम तो किया है, ऐसा तो नहीं है। लेकिन नज़र नहीं आता। हमें ये नज़र आता है कि आज उसने आज वोट चोरी का छुल्ला छोड़ दिया, कल किसी ने कास्ट का कुछ बोल दिया, फिर रिजर्वेशन का कुछ बोल दिया, अभी किसी को जूता उड़ता हुआ चला गया, उस पर कास्ट शुरू हो गया। तो यहाँ पे एक जगह है जहाँ पे इनिशिएटिव हमारे पास एक्चुअली थोड़ा सा हम बैकफुट पे हैं। एक्सटर्नली आई थिंक हम बहुत हैप्पी सिचुएशन में है आज की डेट में, और ये हैप्पी सिचुएशन तब तक रहेगी सर जब तक हम पाकिस्तान को उस लेवल से पहले रोक लेंगे जहां अमेरिकन या किसी और टर्की या किसी के असिस्टेंस से वो हमें रेसिस्ट करने की पोजीशन में ना आ जाए। और मुझे ये इतना तो यकीन है सर कि हम उनको ठोकेंगे पहले, इससे पहले कि वो उस कैपेबिलिटी को एक्वायर करे। वो मिलिट्री कैपेबिलिटी एक्वायर करना इज बड़ा लंबा प्रोसेस होता है सर। इस नॉट लंबा की प्रोसेस है, लंबा प्रोसेस है। पहले तो एक्वायर करो, फिर इंटीग्रेशन करो, फिर ये सारी चीज़ें ट्रेन छुपी भी नहीं रहती जब ये सब आप बिल्कुल। करते हैं तब। जैसे इस आज ही मैंने देखा कि साहब के अमेरिका ने बहुत सारी सेल परमिट कर दी है कि साहब टर्की को, ये मतलब लोअर लेवल के जो आपके वेपन्स हैं वो तो वो तो खरीदने पड़ेंगे ना। ट्रम्प फ्री तो कुछ देता नहीं है, आपको भी पता है, देता नहीं वो तो लेता है फ्री। सर। तो अब इनको खरीदने पड़ेंगे, खरीदने की तो इनकी आदत नहीं है, इनकी तो फ्री में सर लेने की आदत है। चाइना दे देता था इनको डेफर्ड पेमेंट के अगेंस्ट में, जो ये करते नहीं थे। ये अनाउंसमेंट भी जो हुई ना सर, इसमें भी आप बैकग्राउंड देखिए। कल हमने अपनी नई मिसाइल, परसों क्रूज मिसाइल का अपना हाइपरसोनिक मिसाइल जो ब्रह्मोस से तेज है, वो दवनी वो हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल। हाँ, तो उसका किया। कल ये खबर आई थी सुबह कि Su-30 के साथ हम लोग एक नई मिसाइल इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मीटियोर। शाम होते होते, हाँ, तो शाम होते होते वहां से शुरू। तो ये वही बात है कि बोलना ठीक है, अमेरिका की अपनी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी क्या है सर। और जैसे अमेरिका बढ़ रहा है, ताइवान को तो प्रैक्टिकली डिच कर चुका है, बट वेस्ट एशिया में फंसा हुआ है वो। उसने ईरान के साथ जो ड्रामा करना है यूक्रेन में, वो कितने बनाएगा मिसाइल्स, कितनी बेचेगा, और लाइक आपने कहा कि खरीदने की औकात कितने लोगों में है, वो बहुत लंबा प्रोसेस है। तो किसी सूटेबल टाइम पे आई थिंक इंडिया विल स्ट्राइक। और ये जो अभी महीने अगले 4 5 तो ये है ही हमारे कैंपेन सीजन। मेरा हमेशा लड़ाई सितंबर के बाद शुरू होती है
भारत पाकिस्तान के, कारगिल को छोड़ के वो पहाड़ों में लड़ी गई थी। अदरवाइज हमारी सारी मिलिट्री कैंपेन्स सितंबर, अक्टूबर, दिसंबर में लड़ी गई। सितंबर 65 वाली, अक्टूबर 47 में, और दिसंबर 71 वाली। ये कैंपेनिंग सीजन है। बरसात खत्म हो जाती है, टैंक्स वगैरह आराम से चलते हैं। हालांकि मुझे लगता नहीं कि हमारा कोई इरादा है पाकिस्तान के अंदर अपने जवानों को भेज के मरवाने का। और इसलिए आप देखेंगे कि जो लेटेस्ट प्राइवेट सेक्टर खुला है डिफेंस प्रोडक्शन के लिए, सबसे ज़्यादा आर्टिलरी और रॉकेट्स एंड मिसाइल्स, इनको प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज किया जा रहा है। बिकॉज आई थिंक इंडिया वही लॉन्ग रेंज लड़ाई लड़ना चाहता है, जो कि होना भी ऐसी चाहिए। हमने किस लिए जवान मरवाने हैं लाहौर भेज के, रावलपिंडी भेज के, वैसे ठोक देंगे। बट अगर ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी आ जाती है लड़ाई लड़ने की, क्योंकि आप दुश्मन को नहीं रोक सकते ना, आप क्रॉस नहीं, जैसे ऑपरेशन सिंदूर में भी हुआ था सर, खत्म होने से पहले पहले एक जमावड़ा हो गया था सांबा के सामने, जिसमें इरेगुलर्स भी थे, जिहादी भी थे, फौज भी थी। फ्रस्ट्रेट हो रहा था पाकिस्तान, उनका टर्की वाला ड्रोन ऑपरेटर मार दिया था, तो दे वांटेड टू डू समथिंग फनी। तो अगर कोई सिचुएशन ऐसी बन जाती है तो उसको रिएक्ट करने के लिए हमारी जो मोबिलिटी कॉरिडोर्स हैं, जहाँ से हमारी फोर्सेस को आगे जाके रिजर्व फोर्सेस उनको ठोकेंगी, तो वो सारा ये सीजन है। अभी जैसे मानसून खत्म हो रहा है, हालांकि आज भी बारिश हो रही है, यहाँ पे ठंड हो रखी है, बट ये आने वाले हमारे यहाँ भी महीने, ठंड है, बारिश हो रही थी कल इसी से। बार तो पता नहीं क्या मौसम क्या कर रहा है, पता नहीं। तो ये आने वाले जो तो 2-3 महीने हैं, ये उसको हम कैंपेनिंग सीजन बोलते हैं फौज की लैंग्वेज में। तो सब डॉट जुटते हुए नजर आ रहे हैं सर, बाकी देखते हैं। अच्छा, एक और भी देख रहे हैं कि साहब की जो जिस तरह से हमारे चीफ्स बात कर रहे हैं या डिफेंस मिनिस्टर बात कर रहे हैं, उसको तो लगता है कि साहब की बड़ी हाई कॉन्फिडेंस लेवल है। अभी मैं देख रहा था कि साहब की भारत ने अपने जो इनका जो मेन रेडार्स हैं S-400 के, वो ओपन में डाल रखे हैं कि हाँ भाई देख लो कहाँ है हमारे। अभी मैं बोलना बाद नहीं में चाहता, मत कहना कि अभी मैं बोलना नहीं चाहता। ये इस तरफ मैं जब आ रहा था तो जो गाड़ियां सामने से जा रही थी, जम्मू से इधर को आ रही थी, वो जनरली रात को ही होती थी। नॉर्मल दिनों में वो दिन को जनरली मूव नहीं करती। और शहर के बीच में जैम लगा हुआ था, बात अलग है, बिकॉज वो ओवर साइज होती हैं और उनका लेफ्ट हैंड ड्राइव होता है और बड़ा ड्रामा होता है, और दिन को जनरली ऐसी वाली नहीं निकलती। बट यू आर राइट, स्टेटमेंट दी जा रही है। और आई थिंक सर इस ऑपरेशन सिंदूर ने हमें कॉन्फिडेंस दिया है सर, क्योंकि उससे पहले जो भी किया, रिसर्च डेवलपमेंट की, जो भी उसमें इंटेलिजेंस और AI और सब कुछ जो इंटीग्रेट किया, वो सारा टेस्ट बेड पे था सर। बैटल में जब वो चीज़ टेस्ट हो जाती है ना सर, तो उसके बाद फिर तो मतलब आपको अपने धार पता चल गई। पहले सब कागजों में होता है, कई बार होता है ना सर, हम जब फौज में एक्सरसाइज करते थे तो एंड जो बड़ा काफ़ी अच्छा सेटिंग होती थी, तो बाद में हम एक दिल में डाउट रहता था, यार हम सब कुछ तो कर रहे हैं, पाकिस्तान के ये करेगा तो हम ये करेंगे, वो ये करेगा तो क्या पता पाकिस्तान को चौथी चीज़ कर जाए जिसके हम केटर नहीं कर पा रहे। क्योंकि ये सरप्राइज करता रहा पाकिस्तान हमें हमेशा। टेक्टिकली दे हैव प्रूव टू बी गुड, स्ट्रेटजिकली बेवकूफ़ है। लेकिन जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ सर, और उसके बाद जो हुआ सर, जिसकी कुछ खबरें बाहर हैं, कुछ खबरें शायद नेक्स्ट फेज में नजर आएगी कि क्या क्या हो गया। काफ़ी रैपिड डेवलपमेंट हुआ है सर पिछले 3-4 महीने में। तो वो कॉन्फिडेंस जो आप कह रहे हैं, चीफ साहब हो गए, रक्षा मंत्री की स्टेटमेंट, और ये तो हम सब समझते हैं सर, डेमोक्रेसी है जहाँ जो भी बोला जाता है हाईएस्ट लेवल पे, वो सब सोच समझ के और आपस में सोच विचार करके बोला जाता है, ऐसे मैसेजिंग। तो उसका श्रेय मैं देना चाहता हूँ। एक जो ऑपरेशन सिंदूर से पहले का काम जो ऑपरेशन सिंदूर ने प्रूव किया, और दूसरा उसके बाद जो हमने किया है, आई थिंक अभी अप्रोच बड़ी क्लियर है। अभी हमने ना उनके मदरसे ठोकने हैं, ना हमने कोई कैंप पे जाना है, जहाँ जहाँ हमने करना है। तो मैं कई बार बोल चुका हूँ कि 4 घंटे से ऊपर मेरे को लगता नहीं कि ये लड़ाई चलने वाली है। इट विल बी वन साइडेड अनलेस अनटिल हम एक ऐसी सिचुएशन में पड़ जाएं कि हमारे ऊपर थोपी जाए। आज इनिशिएटिव हमारे पास है, जिस दिन मन करेगा शुरू कर सकते हैं। और ये तो अंडरस्टूड है कि ऐसा तो होगा नहीं कि आज रावलपिंडी को मारेंगे, कल कराची को मारेंगे, परसों पेशावर को मारेंगे, ये होगा साइमल्टेनियसली। तो ऐसा लग रहा है सर, बाकी देखते हैं। और अब आपकी मैं ये ये स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ, आज राजनाथ सिंह जी ने फिर स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि साथ ही हमने इंडिया प्रोक्योर्ड मिलिट्री हार्डवेयर एंड वेपन्स वर्थ 120,000 crore rupees from domestic sources. That is almost 12-13 billion dollars. 12-13 बिलियन डॉलर खाली डोमेस्टिक सोर्सेस है। दैट ब्रिंग्स मी टू द पॉइंट कि ये जो हमारी प्राइवेट इंडस्ट्री जो इस समय डिफेंस में है, मुझे लग रहा है कि इट इज नाउ एट एन इन्फ्लेक्शन पॉइंट।
इट हैज ऑलरेडी टेकन ऑफ। आप क्या कहते हैं? बिल्कुल सर, आप देखिए आज हमारा डिफेंस प्रोडक्शन जो टोटल है, आई थिंक 1.5 लाख करोड़ का है इस पिछले साल का। उसमें 23% प्राइवेट प्लेयर्स का, 34 करोड़ लाख करोड़ प्राइवेट प्लेयर्स ने किया है, प्राइवेट सेक्टर ने। और जो आज राजनाथ सिंह का जो स्टेटमेंट था विज्ञान भवन का, कल था आई थिंक, कि वो जो कह रहे थे कि ये जो हम बात करते रहते हैं होल ऑफ नेशन अप्रोच, आज तक होल ऑफ नेशन अप्रोच ये होती थी कि भाई मिलिट्री एंड डिप्लोमेसी एंड सारे मिलजुल के करते थे, बट नाउ इज थ्रोन इट वेरी ओपन कि ये हर सिटीजन की जिम्मेवारी है देश के लिए काम करना, देश की सुरक्षा के लिए काम करना। उसमें प्राइवेट सेक्टर से लेकर इंडिविजुअल इनोवेटर्स सबको उन्होंने कॉल की, और जो प्रोसेसेस इन्होंने शुरू किए ना सर, जैसे प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव देना शुरू किया है, वो एक आईडेक्स करके प्रोग्राम शुरू किया है, हमारे डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर्स चेंज किए हैं, तो उससे तो जो जैसे आप कह रहे हैं ये उसके ट्रिगर्स हैं। इसमें टाइम लगा है सर, दे हैव टेकन अबाउट 7-8 years टू कम टू दिस स्टेज, बट आज अगर 25% है, एंड आई थिंक अभी गवर्नमेंट का प्लान है कि 2029 आते आते इन्होंने 50 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट करवाना है प्राइवेट प्लेयर्स का। आज से पहले ये भी था सर कि आप डिफेंस प्रोडक्शन की सबसे बड़ी बीमारी यहाँ ये थी, जो डीआरडीओ की फीडबैक पे बेस्ड थी, कि आप रिसर्च करवाते हो, डेवलपमेंट कराते हो, नया वेपन सिस्टम बनता है, और जब सब बन जाता है जिसके लिए 8-10 साल लगते हैं हमारी स्पीड में और करोड़ों रुपए लगते हैं, बाद में फौज कहती है कि हमें ना 250 मिसाइल चाहिए बस। तो जिसने इतना पैसा लगाया वो 250 मिसाइल बचा के उसके बाद दुकान बंद करके बैठेगा। तो तब ये डर होता था कि जब हम जो चीज़ें बाहर बेचेंगे तो फिर हमारे ऊपर यूज़ की जाएंगी। तो आई थिंक वो भी गवर्नमेंट हैज टेकन अ वेरी क्लियर स्टैंड, कंट्रोल है लेकिन एक्सपोर्ट करने दिया जाएगा। तभी ये डिफेंस प्राइवेट सेक्टर तभी सर्वाइव करेगा अगर हम उनसे सामान खरीदें, प्लस उनको अपने फ्रेंडली नेशंस को सेल करने की परमिशन दें। अदरवाइज कंजप्शन का एक पैटर्न है ना सर, सिंदूर रोज थोड़ी होता है, इतने सालों बाद हुआ है, 25 साल के बाद हुआ है एक बड़ा ऑपरेशन। अगला ऑपरेशन कब होगा किसी को पता नहीं। तो ये जो स्टेप्स लिए गए हैं इससे क्लियरली लग रहा है कि, और बड़े अच्छे अच्छे नोन फेसेस, नए नए जो लोग, जो कि जैसे एल&टी है, महिंद्रा है, ये लोग तो डिफेंस प्रोडक्शन में इनका कोई काम ही नहीं था, बिकॉज डिफेंस प्रोडक्शन का माहौल ही नहीं था। सडनली यू सी कि कोई गन बना रहा है, कोई मसल बैरल्स बना रहा है, और कोई मिसाइल बनाने में लग गया, कोई मिसाइल की बॉडीज बना रहा है। सो इट्स अ वेरी गुड साइन सर। और उसमें जो राजनाथ सिंह जी ने एक चीज़ और बोली कि जब क्राइसिस होगा तो हमें आगे पीछे नहीं देखना पड़ेगा, बिकॉज 99 में एक्चुअली जब क्राइसिस हुआ था तो हम एक्चुअली इजराइल हमारे साथ में खड़ा होता तो बहुत कष्ट हो जाता है। सो दैट चेंज उसके लिए एक और स्टेटमेंट राजनाथ सिंह जी ने दिया कि वी विल हैव आवर फर्स्ट डिफेंस यूनिकॉर्न वेरी सून। फर्स्ट डिफेंस यूनिकॉर्न मतलब $1 बिलियन $1 का यूनिकॉर्न जो है, तो वो डिफेंस में भी यूनिकॉर्न आने वाले हैं। अब आपने देखा कि स्टार्टअप्स में कितनी तेजी से आ गए यूनिकॉर्न। नाउ वी आर एक्सपेक्टिंग यूनिकॉर्न्स टू कम अप इन द डिफेंस सेक्टर ऑल्सो। एक और भी चेंज ये करने जा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि साहब कि यदि फॉरेन कंपनीज 100% यहाँ इंडिया में रजिस्टर करके करेंगे तो उनको हम 100% इक्विटी भी परमिटेड करेंगे इफ दे आर डूइंग लोकल मैन्युफैक्चरिंग। आई थिंक दैट्स वेरी रियलिस्टिक एंड दैट्स लॉजिक। बिल्कुल जो पुराना जो डॉगमेटिक स्टैंड था वो भी चेंज किया। अब एएमसीए में हमने देखा कि जब उन्होंने एचएएल के चीख पुकार मचाने के बावजूद उन्होंने उसको थ्रो ओपन कर दिया, तो सबको जो है वो कंसोर्शियम्स बनाने पड़ रहे हैं और compete करना पड़ रहा है। और ये इंजन बन जाएगा, देखना सर, बहुत जल्दी बनेगा। हमारे में कैपेबिलिटी है सर, पर सर इन्वेस्टमेंट और स्टेक्स इतने हाई हो जाते हैं कि जब तक आपको एश्योरेंस ही नहीं है आगे, तो नॉर्मल इन्वेस्टर भी डरता है सर। नहीं, वो तो किया ना, वो तो आपने देखा होगा कि मैंने वो जयंत पाटिल जी के साथ में एक पॉडकास्ट किया था। आपने देखा कि नहीं देखा? उसमें एल&टी डिफेंस के जो फाउंडर थे जयंत पाटिल, तो वो उन्होंने कहा कि साहब कि ये बात हमसे कही गई, तो हमने कहा साहब हम प्रोड्यूस करके क्या करेंगे? क्या करें? तो वो मनोहर पर्रिकर जी ने हम लोगों को बुलाया और हमसे समझा, और उस समय उन्होंने एक्सपोर्ट ओपन किया, और वो एक्सपोर्ट ओपन किया जो कि आज अब $2.5 बिलियन का हो गया, और दे आर एक्सपेक्टिंग कि बाय 2030 इट विल क्रॉस $10 बिलियन। तो ये काम भी, बहुत सारी चीज़ें, इनफैक्ट मैं तो जितने भी लोगों से बात करता हूँ, वो सबसे ज़्यादा तारीफ अगर किसी की करते हैं तो वो मनोहर पर्रिकर जी की करते हैं कि दिस मैन
अंडरस्टूड थिंग्स, और जो बहुत सारे चेंजेस हैं, इंक्लूडिंग ये जो रफाल आया है, अरे रफाल और ये जो नई गन्स आई हैं, ये आपके ये हमारे जनरल शंकर तो डायरेक्टर जनरल थे आर्टिलरी के, तो उनसे भी जब बात होती कहते हैं इट्स ऑल बिकॉज ऑफ हाँ, बिकॉज मिस्टर पर्रिकर। इसको डाउट ही नहीं, कोई बिकॉज सर हमारा ना डिकेड लॉन्ग ईयर 5 ईयर 10 ईयर्स का प्लान बनता है, मॉडर्नाइजेशन प्लान 20-20 साल का बनता है। तो ये सब जो चीज़ें आप देख रहे हैं, यू एब्सोल्युटली राइट, ये उस टाइम के बने हुए हैं। और जो प्लान बनता है उसके अंदर जो हार्ड वर्क होता है, जो ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, मल्टीपल सेशंस होते हैं, दुनिया भर के स्टेक होल्डर्स बैठ बैठ के बनाते हैं, वो मेजर एक्सरसाइज उनके आरटी मॉडर्नाइजेशन प्लान तो पहले बन चुका है। अभी क्या हो रहा है, उसको एग्जीक्यूट किया जा रहा है सर। पर वो इतना अच्छा बना है कि जो माइलस्टोन अपने लिए रखे गए थे, जो कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जैसे होता है, तो वो ऑलमोस्ट टाइम पे चल रहे हैं बिकॉज ऑफ गुड प्लानिंग एंड ऑफ कोर्स सपोर्ट, एंड फिर और जो चीज़ें बदल रही हैं दुनिया में। ये आपकी जितनी भी है, ये धनुष है, ये ATAGS है, ये आपके शारंग का मॉडर्नाइजेशन हुआ है जो, प्लस आपकी M777, ये सारा जो है ये मनोहर पर्रिकर जी के टाइम का है। पैकेज बिल्कुल, आई थिंक उसमें थोड़ा और थोड़ा चेंज कह लीजिए, या थोड़ा सा रिप्लेसमेंट आएगा, वो होगा कि कई चीज़ें जो हमने पहले प्लान की थी कि हम बाहर से लेंगे, वो अब हम खुद बना रहे हैं। वो जो कि Correct. जो उसको और स्ट्रेंथन करता है, कॉस्ट कट करता है और स्ट्रेंथन करता है उस प्लान को सर। और कैपेसिटीज, भारत फोर्ज जैसी कैपेसिटीज डेवलप हो गई हैं आपके, ये टाटा जैसी कैपेसिटीज डेवलप हो गई हैं, वज्रा आप बना रहे हो, हाँ वज्रा बोलना भूल गया मैं सर। ये लोकल ही बन रही है। तो बहुत सारी चीजें हुई हैं, प्लस जो कुछ एविएशन सेक्टर में हो रहा है वो तो मुझे लगता है टोटली पाथ ब्रेकिंग। नेवी तो बहुत पहले से आगे है नेवी, इंडिजिनाइजेशन में। हाँ नेवी तो हम जलते थे एक्चुअली, हम लोग अपने आप को कर्ज भी करते थे जब मैं आर्मी क्वार्टर में था। नेवी का बड़ा फंडा क्लियर था सर, उनका ना टेंडर बेस्ड चीज नहीं होती। लाइक आप दिल्ली में पोस्टिंग आए, जैसे आप पोस्टिंग आए और आप एक प्रोजेक्ट पे हो, तो आप उस प्रोजेक्ट को सिरे पहुंचा के जाओगे। ये हमारे क्या फौज में 2 साल हो गए, 2.5 साल हो गए, एक बार दिल्ली आया, अगले 5 साल दिल्ली नहीं आना, इस रैंक में दोबारा नहीं आना, बिकॉज आर्मी बड़ी है तो लोगों की डिमांड होती है, और दे एस्पायर टू बी इन आर्मी क्वार्टर्स, या दिल्ली में पोस्टिंग चाहते हैं लोग, तो हमने कंडीशंस बहुत लगा रखी है। नेवी को इशू नहीं था, इनफैक्ट नेवी तो पूरी कोस्टल बेस्ड है, उनके लिए दिल्ली बड़ी दूर दूर है, उनकी सारी फैमिलीज, उनके क्वार्टर्स वगैरह तो पूरे हमारी कोस्टल एरियाज में। तो उनका ये परमानेंसी का उन्होंने एक इसको तोड़ा हुआ था कि ऐसा कुछ नहीं है कि तुम 2 साल में चले जाओगे, 2.5 साल में चले जाएगा। तो दे गेव अ continuity to their officers who were involved, and उनकी मॉडर्नाइजेशन एक्चुअली इंडिया में सबसे पहले जो सर्विस, जो तीनों सर्विसेज में जिसने एक्चुअली अपनी मॉडर्नाइजेशन प्लान की और उसको सबसे आगे लेके चला, वो नेवी है, देयर इज नो डाउट। हालांकि नेवी का खर्चा बहुत ज़्यादा होता है, एयरफोर्स का बड़ा खर्चा होता है सर ऑफ कोर्स, और हमारा खर्चा क्वांटिटी के कारण होता है, हम बहुत ज़्यादा हैं, फौज कंपैरेटिवली नंबर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो एक राइफल भी इंट्रोड्यूस करनी है तो ओवरऑल बजट फिर बड़ा लगता है। अदरवाइज पीस टू पीस देखो तो इक्विपमेंट जो नेवी का और एयरफोर्स का इक्विपमेंट इज मच मोर कॉस्टलियर देन व्हाट आर्मी यूजेस, बट हमारे नंबर ज्यादा हो जाते हैं तो वो फिर उसमें तो नेवी इज उसमें विनर है, इसमें कोई डाउट नहीं सर। हाँ, क्योंकि अब वो अपनी सेल्फ डिजाइंड अटैक, न्यूक्लियर अटैक सबमरीन SSN बनाने जा रहे हैं, बिल्कुल, और हमारे उनकी डॉकयार्ड काफी कैपेसिटी। अच्छा काम कर रहे हैं सर। डॉकयार्ड खबरों में नहीं आते HAL की तरह, बट दे डन वेल, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर। नहीं, वो सबसे अच्छी बात है कि उनके पास 3-4 है ना, तो वो भी एक एडवांटेज है। हाँ वो एडवांटेज है। HAL जो है ना, उसकी मोनोपोली ने बहुत नुकसान किया। दैट्स राइट। तो तभी ज्यादातर फौजी, हमें ट्विटर पे भी लोग कहते हैं तुम सारे ये हो, मोदी के दीवाने हो, बिकॉज हमने ये चीजें देखी हैं सर, हम उस जमाने से गुजरे हैं सर कि हेलमेट नहीं होता था सर, और टेररिस्टों के पास AK-47। मैं कश्मीर में जब पहली बार मैं गया पोस्टिंग 94 में, तो उस टाइम अफगान, सुदानीज, अल्जीरियंस, दुनिया भर के फाइटर्स कश्मीर में घूम रहे थे। दे हैड सोफिस्टिकेटेड, उनका आईकॉम सेट था, हमारे पास वो बड़े वाला NPRC जो पिट्ठू बना होता। हम कोविड ऑपरेशन पे जाते थे ना सर, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता था कि आपने दाढ़ी रख ली, आपने कपड़े बदल लिए, तो साला सेट क्या करोगे, उसको कहाँ छुपाओगे इतने बड़े को, तो आप बड़े बाल बूल खोल के अफगान बन के घूम रहे हो, एंड एक बच्चे ने किसी ने देख लिया, तो कई बार हम कहते हैं यार नहीं चाहिए। अब बिना कम्युनिकेशन के सर काम होता नहीं ऑपरेशन, बिकॉज कभी कैजुअलिटीज हो जाती हैं, कभी और फोर्स मंगानी पड़ती है, बड़ा इशू होता था।
They had those small little इतने ICOM के sets, long range Japanese. In fact, my unit had the privilege of catching the first one in 94. और जब वो पकड़ा हमने सेट, उसको गोली लग गई थी, थोड़ा टूट भी गया था, तो एकदम से वो करते 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 दिल्ली करते DRDO पहुंच गया, उसकी एनालिसिस हुआ, और उसके बाद फिर वॉकी टॉकीज आए प्राइवेट सेक्टर से हमारे पास। तो उस टाइम वाइल दे हैड AKs, दे हैड RPGs, सब कुछ था, अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर होते थे हमारे पास सर। ऑफिसर्स को और कुछ जवानों को छोड़ के बाकियों के पास स्टेन गन और पुरानी राइफलें। कहाँ स्टेन गन हाथ से गिर जाए और उसकी मैगजीन चढ़ी, वो फायर कर जाती है सर। इट्स नॉट इवन सेफ। वर्ल्ड वॉर 1 की विंटेज का वेपन। तो हमने वो जो ट्रांजिशन देखी सर, आज आप कई बार अगर थोड़ा नोटिस करोगे तो ऐसे वेपनरी हमारे जवानों के हाथों में होती है कि कई बार देख के उसका ना मन करता है कि देखो, देखने में इतना अच्छा लगता है। तो ये चेंज हमने देखा है सर, मैक्रो लेवल पे भी, ग्राउंड लेवल पे भी। बुलेट प्रूफ जैकेट्स नहीं होती थी सर, और जब पहली बार आई तो लोहे की प्लेट्स कपड़े में आगे और पीछे, तो 12-14 अच्छा, किलो बॉडी के लोहे ऊपर चढ़ के, लोहे की प्लेट सर, सॉलिड लोहा, तो 14-15 किलो उसका वेट, ऊपर सिर के ऊपर एक पटका लोहे का। अब चढ़ना चढ़ाई चढ़ रहे हो 80 डिग्री के स्लोप के ऊपर, वो बैठा हुआ ऊपर। तो हम लोग कहते थे यार गोली लग जाए इस ओके, ये इससे मर जाएंगे इतनी बड़ी वेट के साथ। आपने पिट्ठू लगा रखा है, आपसे एम्यूनिशन है, आपका खाना है 3-4 दिन का, आपकी राइफल है, और ऊपर से इतना वेट। अभी आप देखिए, अभी स्टेट ऑफ आर्ट, आई विल नॉट से कि 100% आ गई है, बट जहां जहां जरूरत है वहां आ गई है। नहीं, अब तो सारी बुलेट प्रूफ जैकेट जो है वो भारत से दुनिया भर में एक्सपोर्ट हो रही है। बिल्कुल सर। और ये जो गलवान सर, मैं जब विधि के विधान की मैं बड़ा बिलीवर हूँ। गलवान जब हुआ ना सर, गलवान ने हमें एक वेकअप शेकअप कॉल दी, और सडनली आपने भी देखा, हम सब ने देखा, हमने कितनी एक्विजिशन की। कोविड का टाइम था, इकोनॉमी में स्ट्रेस था, लेकिन उस टाइम भारत हिचकिचाया नहीं। रक्षा मंत्री जी रशिया पहुंच गए, ये हुआ वो हुआ। और उसके बाद फिर जब चलती रही तरतीब, और उसके क्योंकि वो बैठे रहे आगे, डिसएंगेजमेंट होने में 1 से 2 साल लग गए, इतने में यहाँ से ये वो खत्म हुआ, तो ये शुरू हो गया। तो इन चीज़ों ने ना सर, ये जो स्मॉल स्मॉल टर्निंग पॉइंट्स हैं, इन्होंने आई थिंक, अगर गलवान ना होता ना सर, इस सारे की जो बेस अगर आप देखोगे तो गलवान है। अगर गलवान ना होता और हम उसी खुशफहमी में रहते कि सब ठीक है, चल रहा है, संधियाँ चल रही हैं, थोड़ा थोड़ा डंडे वंडे चलते हैं, बाकी कुछ नहीं होता, तो शायद हम इतने अच्छी पोजीशन में नहीं होते। तो उस टाइम दर्द तो हुई थी। आई एम श्योर हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर या जो प्लानर्स हैं, उनको बड़ा पिंच किया होगा उस टाइम को। लोगों ने बोला भी था कि यहाँ ये है जी, कोविड हो रहा है, कोविड की फेज 2 में लोग मर रहे थे, और उधर ये गलवान के उसके बाद जो सब हुआ। बट आई थिंक दिस इज हाउ चेंज ऐसे ही होता है, दर्दनाक होता है, जैसे भी होता है। बट आज हम जो आप कह रहे थे शुरू में कि हमारे रक्षा मंत्री स्टेटमेंट दे रहे हैं, चीफ दे रहे हैं, तो इस पोजीशन में हम इसलिए पहुंचे हैं। उसकी ट्रिगर मेरे को जो दिखता है गलवान, एंड ऑफ कोर्स जो लॉन्ग मॉडर्नाइजेशन प्राइवेटाइजेशन का जो प्लान था, जो धीरे 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 करते करते वो और तेज हो गया इन इंसिडेंट्स के बाद। तो हम वहां पे खड़े हैं जहां पे आज खड़े हैं, इसलिए कि ये चीजें हुई। क्योंकि गलवान से थोड़ी देर पहले, 8 साल पहले तो वो हुआ था डेमचौक और देपसांग। तब सरकार ने क्या बोला था, चुप रहो, रिपोर्ट मत करो। चूमर में चाइनीज घुस गए, मैं तो ले में पोस्टेड था, बोला नो नो, ये खबर नहीं आनी चाहिए बाहर। एक वो एटीट्यूड था। और गलवान का एटीट्यूड था कि चढ़ के मारो, आगे देखें, मिरर डिप्लॉयमेंट करेंगे। हमारे जहाज उड़ने लगे, और ले पे जो टैंक कभी जिंदगी में नहीं पहुंचे थे वो पहुंच गए, सब कुछ पहुंच गया। एक जोरावर टैंक इन्वेंट कर लिया भारत ने, लाइट टैंक। तो बहुत कुछ हुआ है सर। और मैं हमेशा गलवान को मुड़ के देखता हूँ, तो पिछले 5 साल, हाफ ए डिकेड, बहुत चेंज हुआ है सर। जाफर एक्सप्रेस एक बार फिर डीरेल हो गई है। सर हमें समझ नहीं आती, हम है काफिर। जाफर एक्सप्रेस को जिन्नात चलाते हैं। वो सेल्फ हीलिंग ट्रेन है सर, और उसको शैतान उस पर अटैक करते हैं। तो वो जब टूट जाती है फिर अपने आप अगले दिन खड़ी एक्सप्लोजन हो किए जाती आईडी से। है। आई मीन सर, मतलब ये भी एक, आई थिंक इसका एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि मैं डालना चाहिए मैक्सिमम अटैक्स ऑन दिस ट्रेन। मैं बार बार लोग कहते हैं ना साहब कि साहब ये जो है ये अच्छा, वो मेन लाइन 1 का तो चाइना ने हटा ही लिया अपना। वो तो वो कह रहे हैं कि साहब की नहीं अब वो क्या है कि अब उसको हम रोड़ी तक बनाएंगे। ठीक है साहब, रोड़ी तक बना लो। क्यों बनाओगे रोड़ी तक?
कि नहीं वो जो मिनरल वेल्थ जो है ना एक्सट्रैक्ट करेगी ना अमेरिका, वो उधर आएगी। तो मैं उनसे यही पूछता हूँ कि भाई वो जाफर एक्सप्रेस वाला रूट ही तो लोगे ना, उसके अलावा तो कोई है नहीं। वो वो जिन्नात जिन्नात की ट्रेन है सर, हमें और हमें तो वो जाफर एक्सप्रेस जो है उधर से आपका बोलान से लेके और वो पूरा मच से लेके, बल्कि आपके क्या वो कौन सी जगह है वो, नाम भूल रहा हूँ मैं उसका, वहां तक आप जो है वो चलाओगे कैसे, ये समझाओ मुझको। ये, हाँ। और सर इनकी ये वो प्रॉपर बताते नहीं मुझको, समझाते इधर ही नहीं हमारी है। वंदे भारत जाती है कश्मीर में, और सिबी उधर सिबी, सिर्फ ये जो सिबी जो है, ये अच्छा, सिबी से लेके और ये जो क्वेटा का जो एरिया है, हम्म, इसको कौन संभालेगा? अमेरिकन संभालेंगे? अमेरिकन के तो 2 अगर मर गए तो समझ लो ट्रम्प को रेजिग्नेशन की कॉल आ जाएगी। इस्तीफा, बिल्कुल सर। और अगर आप इसकी डिप्लॉयमेंट, आप वैसे वीडियोस देखें ना, वी लॉग जो पाकिस्तानी बनाते हैं, तो हर स्टेशन पे सर जहाँ ये ट्रेन रुकती है, यू विल फाइंड 1 पैसेंजर 2 पैसेंजर्स को उतरने वाले, मुश्किल चढ़ने वाले, और 50 फौजी खड़े होते हैं, स्टेशन को प्रोटेक्ट करते हैं। हमने श्रीलंका में हम लोग थे जब, तो जाफना से जो ट्रेन आती थी, कोलंबो से जाफना, तो हफ्ते में 1 या 2 बार चेंज करते थे सरप्राइज करने के लिए। तो उस रोड के साथ साथ ट्रेन दोनों पैरेलल थी, तो उस ट्रेन के आने से दिन से पहले, जो कि सीक्रेट होता था, फौज को पता होता था, 2 या 3 दिन पहले पार्टीज निकल जाती थी सर, अपना राशन पानी लेके, वो उसको पूरा सैनिटाइज करके, उसके ऊपर लिटरली उसको डोमिनेट करके फिर ट्रेन आती थी। ये क्या करते हैं सर, ये रेलवे स्टेशन को डोमिनेट करते हैं, बिकॉज बीच में कौन रुके, ठंड है, डेजर्ट है, गर्मी लग जाएगी, कभी सर्दी लग जाएगी, तो फिर ठुकते हैं सर। तो इन्होंने जिन्नों के हवाले कर रखी है वो ट्रेन, मानना पड़ेगा सर, ठुकती है फिर चल पड़ती है, ठुकती है फिर चल पड़ती है। तो उसको जिन्नात चलाते हैं सर, जिन्नात। भाई वो हाईजैक के बाद से 3 बार तो और हो चुका है उसके ऊपर, एक्सप्लोजन अटैक हो चुके एब्सोल्युटली, और फिर भी चल रही है हैं। सर, अगले हफ्ते फिर चल पड़ेगी। तो हमारे हमारे भाई लोग जो है वो जाके करेंगे क्या? मैं तो बहुत, जिसको कहूँ आतुरता से, इम्पेशेंटली, मैं तो अमेरिकन के आने का वेट कर रहा हूँ बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान में आ जाओ, केपी में आ जाओ, उसके बाद जो मज़ा आएगा उसकी तो फिर बात ही अलग है। उसकी बैकग्राउंड ट्रम्प बना रहा है सर, ये हाँ, एक बड़ा अच्छा पॉइंट आपने किया सर, कि अगर वो जवान भेजता है, सोल्जर्स भेजता है टू प्रोटेक्ट माइनिंग वाली कंपनीज, और वहाँ पे ठुक जाते हैं, जैसे आपने कहा 1-2 बंदे, तो उनकी पंगा पड़ जाएगा। ये बगराम बगराम का जो कहते हैं ना, अगड़म बगड़म बोलते हैं इसको आजकल, अगड़म बगड़म जो कर रहे हैं बगरम के बारे में, ही इज गोइंग टू क्रिएट ए सिचुएशन, यहाँ ये बताएगा अपने सिटीजन्स को, और अमेरिकन की ज्योग्राफी तो खैर माशाल्लाह ही है, कि हम बगराम जा रहे हैं, उसके लिए हम बलूचिस्तान और केपी से एक्सेस लेके जा रहे हैं, और उस बकराम के सेक्शन लिए। को, हाँ, आप देखना, ये स्टोरी बेची जाएगी अमेरिका के अंदर, कि हम हमारे रूट्स जो हैं बगराम जाने के लिए, वो इस रास्ते से निकलते हैं, और उसमें हादसा हो गया। बगराम ही जाना था तो भारत से समझौता कर लेते, चाबहार से चले जाते। सर मैं तो कहता, मिनरल निकालने थे तो बलोचों से समझौता कर लेते, उस मुनीर को गोद में बिठाने का क्या फायदा था। बट फिर ट्रम्प है सर, ये युग पुरुष है, अमेरिका लास्ट प्रेसिडेंट, उसने भी अमेरिका की हिस्ट्री चेंज करनी है ना सर। वो युग मूर्ख है, ऐसा मूर्ख युगों में पैदा होता है। हाँ, दैट्स अ बेटर टर्मिनोलॉजी सर। बट इंटरेस्टिंग टाइम। पर एज ए भारतीय सर, हमारा यही होना चाहिए कि ये लड़े, वेस्ट एशिया में लड़ रहे हैं, ताइवान में लड़ रहे हैं, यूक्रेन में दूसरे ठोक रहे हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लोज है सर। चाइना और अमेरिका का क्लैश अगर होता है यहाँ पे, होगा ना, तो चाइना बिलीव करता है लड़ने में सर आमने सामने, ना अमेरिका यहाँ पे अपनी फौज ला सकता है बियॉन्ड ए पॉइंट। बट एक टेंशन है, फिर अफगानिस्तान बीच में इन्वॉल्व हो जाएगा, फिर सेंट्रल एशिया इन्वॉल्व हो जाएगा, तो पूरा एक थोड़ा सा यहाँ का अच्छा, इंस्टेबिलिटी। ये जो हुआ है, ये जो लेटेस्ट जो एक्सप्लोजन हुआ है, ये बलूचिस्तान में नहीं हुआ, ये सिंध में ही हो गया। अच्छा, वो तो मोड़ काट रही होगी ना बेचारी, ये रूट देखो ना उसका। शिकारपुर और जकोबाबाद के बीच में। ओके, शिकारपुर इज अ मेजर सिंधी टाउन, आपको ध्यान होगा। चलो, अच्छा, मैंने इसकी लोकेशन नहीं, मैंने वैसे वो खबर पढ़ी तो मैंने
इतना ठुकती है कोई, देयर इज नो इंटरेस्ट, तो मैं जस्ट ट्वीट इट कि इसको जितना तो भाई वो सिंध में ही ठोक दिया आके, बताओ आप। ओके, तो गुड सर। सिंधु देश आर्मी जो है वो तो बीआरएस का हिस्सा है सर। आजकल बीआरएस की मीटिंग में सिंध नेशनल आर्मी के लोग आते हैं जो पहले नहीं आते थे, और ये अच्छी बात है ना सर। यू अटैक जहां एक्सपेक्टेड ही नहीं है, अब लगाओ पूरी आरओपी, सिंध में भी लगाओ। वो जो सुई गैस वाली पाइपलाइन है वो आजकल वो पंजाब में है, क्योंकि ये राजनपुर और आपके डेरा गाजी खान ये तो पंजाब में आ गए ना। हाँ तो जबरदस्ती। हाँ, तो ये राजनपुर और इसके बीच में इनको ठोकते हमेशा, यहाँ अरे उड़ाते। डेरा मतलब गाजी ये खान का, सॉरी सॉरी जी सर, आप बोल रहे थे। हाँ, तो ये जो है ये जो पंजाब वाला जो एरिया है, ये साउथ पंजाब का, डीप साउथ पंजाब, वहाँ पे आके ठोक देते हैं ये। तो बलूचिस्तान वाले खाली बलूचिस्तान में ही नहीं है, वो तो उसके जो एडवाइनिंग सिंध का एरिया और सब फैले हुए भाई साहब। यानी ये जकोबाबाद के आगे आकर अगर उड़ा सकते हैं तो फिर आप सोचिए। सर आज ब्लास्ट हुआ है फ्रांस में, बहुत बड़ा भयंकर, शाम को, और उसमें जो डेटोनेटर यूज हुए हैं ना वो डेरा गाजी खान के बने हुए हैं। हाँ हाँ, शाम की खबर है सर। तो फिर मैंने उसके ऊपर ट्वीट किया था कि पाकिस्तानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स इतने अच्छे पावरफुल हैं, तभी तो ट्रम्प प्यार करता है पाकिस्तान के साथ। बिल्कुल बिल्कुल करनी चाहिए। तो डेरा गाजी खान का न्यूक्लियर माइनिंग फैसिलिटी, यूरेनियम माइनिंग फैसिलिटी डिफंक्ट हो रखा है, बट डेटोनेटर वहां के बन के फ्रांस में जाके शाम को धमाका किया है इन्होंने। हाँ, ये तो सब ऐसा कोई छोटा मोटा थोड़ी है। ना पाकिस्तान तभी के तो चर्चे अमेरिका ने हैं चुना चारों है, तरफ। तभी तो ट्रम्प ने चुना है सर। आइए आज की चर्चा को यहीं पर विराम देते। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। कर्नल रैना जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, धन्यवाद जय सर। भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम, जय हिंद।